वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे गाउस लॉ, गाउस की प्रमेय। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ, गाउस लॉ के अनुसार द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका स्टेटमेंट क्या हम लोग पढ़ पा रहे हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ, जो गाउस लॉ के अनुसार हम देखें तो जो नेट फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, वो उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज इनक्लोज होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। देखो तभी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज। मैथमेटिकली कैसे लिखा गया है? फ्लक्स के लिए हम लोगों ने बेटा फाई यूज़ किया था। फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस मीन उसका सरफेस एरिया, एलिमेंट सरफेस एरिया। चाहे फाई ई लिखो फ्लक्स के लिए और चाहे आप लोग लिखो ई डॉट डी एस। ये सर्कल जो बना हुआ है इंट्रीगेशन में, ये क्लोज इंट्रीगेशन बता रहा है, क्लोज सरफेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सर्कल आपका बना हुआ है ये क्लोज सरफेस के लिए बता रहा है। तो ये क्या होता है, जो फ्लक्स चाहे फाई ई से लिखें चाहे बेटा ई डॉट डी एस से लिखें, वो किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जो अगर डी एस ना लिखना चाहें तो आप लोग डी ए भी लिख सकते हैं। तो सिंबल वही है, डी एस की जगह डी ए, जो लास्ट टाइम बता रहे थे। तो फाई ई किसके इक्वल होगा बेटा? फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी क्लोज सरफेस हो, कैसा भी शेप साइज कैसा भी हो, क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा उसमें जितना भी चार्ज इनक्लोज होगा, सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। या हम कह सकते हैं टोटल चार्ज जो होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, उसके बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। फिर से आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। देखो अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ के अनुसार द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से, जो बंद सरफेस है बेटा, क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, उसमें उपस्थित जो उसमें प्रेजेंट होगा चार्ज, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका आता है। तभी ये मैथमेटिकली क्या किया गया बेटा? देखो मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिखा गया। फाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ? ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फाई इक्वल टू ई डी एस की जगह डी ए भी यूज कर सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कुछ बुक्स में गाउस लॉ इस तरह भी लिखा हुआ है, जो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दिखाया है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में, कुमार मित्तल में, एससी वर्मा में ये वाले स्टेटमेंट, ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा है। लेकिन कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ TNEI। TNEI मतलब क्या होता है इसका? उसको कहते हैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, या इसी को कभी कभी ट्यूब ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्यूब ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। ट्यूब ऑफ इंडक्शन क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इतना स्टेटमेंट याद कर लीजिए, लिख लीजिए। TNEI मीन टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मीन कोई क्लोज सरफेस है। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा? पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस है, उससे जो TNEI पास करेगा उसमें जो चार्ज प्रेजेंट होगा उस पूरे चार्ज का अलजेब्रिक समेशन के बराबर होगा। उसके अंदर जो चार्ज होगा किसी भी गॉसियन सरफेस से, क्लोज सरफेस से, जो भी टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन पास करता है, उसमें जो भी चार्ज आपका प्रेजेंट होता है, क्या होता है बेटा? चार्ज प्रेजेंट होता है उसका अलजेब्रिक समेशन के बराबर होता है। तभी देखो लिखा है। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें तो ऊपर इस इक्वेशन में क्या था? ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस इक्वेशन में क्या कर दिया गया? जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड है, इसको कहाँ पहुँचा दिया गया? यहाँ। यही जो टर्म है, इसी टर्म को हम TNEI बोलते हैं। यही टर्म क्या है बेटा? जब ई डॉट डी एस में एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर सिंपल क्या बचेगा? क्यू बचेगा। यही टर्म आपका क्या कहलाता है? TNEI। TNEI मतलब टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। यही क्या है बेटा? ये टर्म जो है इसी को हम TNI भी कहते हैं, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस। किसके बराबर? उस सरफेस में जितना भी आपका चार्ज इनक्लोज होगा उसके अलजेब्रिक समेशन के बराबर होगा। यहाँ ds है, ds की जगह d लिखोगे तब भी यही आ जाएगा।
तो ये आपका इस तरह स्टेटमेंट भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। TNEI मतलब टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज प्लेस इनसाइड द सरफेस। सरफेस के इनसाइड जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसके इक्वल होगा। अब देखो कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट डाले गए हैं। नोट पॉइंट डाला गया क्या, बट दिस फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, जो ऊपर की फॉर्म गाउस लॉ की, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली, ये तो दोनों सिमिलर हैं क्योंकि यहाँ DA और DS सिंबल का केवल अंतर है। तो ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म किसके लिए अप्लीकेबल है, ये बात यहाँ बताई गई। बट दिस फॉर्म ऑफ गाउस लॉ अप्लीकेबल ओनली अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन। मतलब ये जो इक्वेशन है गाउस लॉ की, ये चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो और चाहे ये वाला इक्वेशन हो, ये दोनों किस कंडीशन में एप्लीकेबल होंगी, वो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या है, देखो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। मतलब जो भी सरफेस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एवरी पॉइंट पे या तो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस पे परपेंडिकुलर मतलब सरफेस पे लंबवत होना चाहिए। कब लगेगा गाउस का, ये जो ऊपर वाली दोनों फॉर्म है कब लगेंगे बेटा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सरफेस के लंबवत हो, या टेंजेंशियल हो। टेंजेंशियल मतलब स्पर्शरेखी हो। ये दोनों फॉर्म जो आपकी गाउस लॉ की कब लगती हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, टेंजेंशियल हो, सरफेस के स्पर्शरेखी कंडीशन में हो, या तो फिर क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर कंडीशन में हो, परपेंडिकुलर लंबवत हो, तभी ये दोनों फॉर्म आपकी लगती हैं, अप्लाई की जा सकती हैं। और दूसरा एक कंडीशन और है, दूसरी क्या है, ये पहला कंडीशन और ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तभी गाउस लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। मतलब जो भी सरफेस है उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड where it is perpendicular to the surface, मीन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मीन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस से परपेंडिकुलर निकलना चाहिए। और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू मतलब E, कांस्टेंट वैल्यू E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर S इज़ द एरिया, और S उसका क्या है बेटा, सरफेस जो है आपका, उस सरफेस का एरिया S भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो दो कौन कौन सी कंडीशन है, मीन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, या तो स्पर्शरेखी होना चाहिए या तो परपेंडिकुलर में लंबवत होना चाहिए। दूसरा क्या है, सरफेस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या, उसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, और सरफेस एरिया S या आप एरिया ये लेंगे। अब आगे देखते हैं हम इसके आगे क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग गाउस लॉ। गाउस लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो पहले देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, मीन गाउस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, अप्लाई किया जा सकता है। उस चाहे उसका शेप मीन आपका आकार, शेप मीन आकार या साइज़, मतलब उसका शेप और साइज चाहे जैसा भी हो, गाउस लॉ हर क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई है, ओपन सरफेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। शेप साइज से उसका कोई मैटर नहीं होता है। तभी पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो ट्रू है। क्लोज सरफेस होना चाहिए, उसका शेप कैसा है या उसका साइज कैसा है ये मैटर नहीं करता। तभी देखो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम निकाले हैं। एक में मैंने क्या लिखा, देखो एक स्पायरिकल सरफेस बनाया है। क्या बनाया बेटा, स्पायरिकल सरफेस, जिसके इनसाइड में कितना चार्ज रखा हुआ, +Q, और इसकी रेडियस कितनी R। तो कहा गया इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी गॉसियन सरफेस जो फ्लक्स पास करता है, उस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज होता है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो इससे कितना फ्लक्स, फ्लक्स का सिंबल फाई है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बेटा, +Q, और उस +Q को किससे डिवाइड कर दिया गया, एप्सिलॉन नॉट से, तो इसका फ्लक्स हो गया। लेकिन दूसरे वाले डायग्राम में मैंने क्या किया, देखो इसका शेप और साइज चेंज कर दिया है। एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी +Q चार्ज रखा गया है, ये भी एक गॉसियन सरफेस है। तो इसका भी जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो इसके अंदर कितना चार्ज है, ये Q है, और Q चार्ज को किससे डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट कहता है। देखो ऊपर चले जाओ तो स्टेटमेंट क्या है बेटा, कितना फ्लक्स पास करता, फ्लक्स क्या है, जो चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तभी ये इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट
क्या कह रहा है, यही एक्सप्लेन कर रहा है कि गाउस लॉ ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, चाहे स्पेयर में रखा हो, चाहे आपका कोई इरेगुलर शेप में रखा हो, चाहे क्यूब में रखा हो, या कहीं भी आपका क्लोज सरफेस में चार्ज प्रेजेंट है तो फ्लक्स कितना होगा, उस सरफेस के अंदर का चार्ज को, टोटल चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी आया और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखो बेटा यहाँ पे भी आया। ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, केवल सरफेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उस चार्ज को आप ऐड करिए और ऐड करके क्या करिए, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। ये पहला पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है। अच्छा यहाँ पे देखो फ्लक्स निकाल रहे हैं तो राइट में क्या है, चार्ज क्यू है, ये फ्लक्स है और ये चार्ज क्यू है, और चार्ज को किससे डिवाइड किया जाता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन, वही फ्लक्स के इक्वल हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो द टर्म क्यू इन राइट साइड, राइट साइड मतलब जो राइट में, देखो ये फ्लक्स है, ये टर्म राइट साइड में क्यू है, टोटल चार्ज एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कहता है बेटा, द टर्म क्यू ऑन राइट साइड ऑफ गाउस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्ज इंक्लूड बाई द ऑल सरफेस, द चार्ज में बी लोकेटेड एनी वेयर इन साइड द सरफेस। मतलब क्या कहता है कि जहाँ पे हम टोटल इनक्लोज चार्ज निकालेंगे, मान लीजिए कोई एक सरफेस बना हुआ है, इसमें टोटल इनक्लोज चार्ज निकालेंगे तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है मैटर नहीं करता है, बस ये गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो अगर हम यहाँ फाई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू लिखेंगे क्यू इनक्लोज या क्यू इनसाइड, जो इसके अंदर इनसाइड चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे। तो कितना चार्ज इनसाइड है, देखो एक बेटा ये प्लस क्यू है गॉसियन सरफेस के, एक क्या है -2q है, एक क्या है +3q है। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, क्यू -2q +3q, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, यही क्यू इनसाइड हो गया, और इन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे। तो अब बेटा इसको ऐड करो, 3q + q कितना हो जाएगा 4q, और 4q में 2q माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2q। तभी देखो क्या लिखा, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2q, ये इसका फ्लक्स निकल आया। तो ये क्या कहता है कि देखो इस पॉइंट से हम क्या समझ पा रहे हैं, इस पॉइंट से हम समझ रहे हैं कि कैसा भी सरफेस क्यों ना हो, चार्ज उस सरफेस में बस सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा, क्लोज होना चाहिए। चार्ज कहीं भी प्रेजेंट हो, उस सारे चार्ज का आप क्या करेंगे, अलजेब्रिक समेशन करेंगे और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, ये आपका फ्लक्स निकल के चला आएगा। तभी ये पॉइंट दूसरा क्या कहता है, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड, जो राइट साइड में हमारा ये क्यू इनसाइड वाला टर्म है वो क्या होता है, सम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, इस सरफेस के इनक्लोज होना चाहिए, और उसका अलजेब्रिक समेशन लेकर के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, बस ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो द सरफेस दैट बी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। जो आप गॉसियन सरफेस के लिए, गॉसियन लॉ लगाने के लिए, गाउस लॉ लगाने के लिए जो आप सरफेस चूज करेंगे, ये जो सरफेस लेते हैं इस सरफेस को क्या नाम देंगे भाई, गॉसियन सरफेस ही बोलेंगे। हमने तो सरफेस बनाया नहीं, हमने तो सरफेस लिखा नहीं, तो गॉस साहब ने जो अगर इस लॉ को दिया है तो इस सरफेस का नाम क्या लिखना चाहिए बेटा, इस सरफेस का नाम लिखेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस। तभी देखो क्या लिखा हुआ है, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का क्या नाम देंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस। और सरफेस एंड अप्लाई गाउस लॉ, हाउएवर डू नॉट लेट द गॉसियन सरफेस पास। तो इसमें आप क्या समझ पा रहे हैं, इस पॉइंट पे आप यही समझ पा रहे हैं बेटा कि जो हम गॉस लॉ लगाने के लिए सरफेस का यूज़ करेंगे उसी सरफेस को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। दूसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो अगर हम बात करें तो क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, पढ़ो देखो, गाउस लॉ इज ऑफ द यूजफुल टुवर्ड्स मच ईजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब गाउस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। ये पॉइंट, चौथा पॉइंट यही कहता है कि गाउस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे गाउस लॉ से। कैसे करेंगे, इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सुटेबल गॉसियन सरफेस लेना होगा। अब सुटेबल गॉसियन सरफेस हम कैसे लेंगे, जो अगर हमारा पॉइंट चार्ज होगा तो गॉसियन सरफेस हमेशा स्फेरिकल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बेटा, लिख लो चाहे। जो अगर हमारा क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा,
तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा। जो अगर हमारा स्फेयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब भी हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेयर ही होगा। जो अगर हमारा हॉलो स्फेयर हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो, इन सारे केसेस में गॉसियन सरफेस हम क्या लेंगे, एक सुटेबल गॉसियन सरफेस लेंगे। और सुटेबल गॉसियन सरफेस क्या होगा, वो एक सुटेबल गॉसियन सरफेस हमारा स्फेयर होगा। क्या होगा बेटा, स्फेयर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। उसी तरह जो अगर कोई लाइन चार्ज है या सिलेंडर है, उसके लिए हम गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। ये आगे के एप्लीकेशन जब हम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो आपको और अच्छे से बताया जाएगा। इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अभी बस एक ये पॉइंट समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इजीली निकालने के लिए गॉस लॉ का यूज कर सकते हो। गॉस लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करना है हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, यही इस पॉइंट में लिखा हुआ बेटा। अगला पॉइंट क्या है, गॉस लॉ बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के डिस्टेंस के ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। जैसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, या कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी तरह क्या कहा जाता है, गॉस लॉ किस पे बेस्ड है बेटा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तभी देखो लिखा हुआ है, ये पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। गॉस लॉ बेस्ड ऑन द इन्वर्स स्क्वायर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एज टेकन द कूलम्स लॉ। जैसे कूलम्स लॉ में हमारा क्या है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता था, दूसरा होता था एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो यही ये पॉइंट कहता है कि गॉस लॉ हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे किस पे बेटा, इन्वर्स। देखो लिखा, गॉस लॉ बेस्ड ऑन द इन्वर्स स्क्वायर डिपेंड ऑन डिस्टेंस एज टेकन द कूलम्स लॉ। एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपर्चर फ्रॉम द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये सिंपल इंग्लिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये बेटा जो स्पेशल केसेस हैं इनका क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में और एससी वर्मा में दिए भी हुए हैं। तो स्पेशल केसेस में देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सम पॉइंट रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस। कुछ डिफरेंट केसेस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ये स्पेशल केस में यही बेटा कि जो डिफरेंट केसेस हों तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला केस देखो क्या है, इफ़ अ सरफेस कंटेन्स नंबर ऑफ चार्जेस। मतलब ये गॉसियन सरफेस है, जो कैसा सरफेस है बेटा, क्लोज सरफेस। ये बस सरफेस कंटेन्स नंबर ऑफ चार्जेस है सोन इन फिगर। मतलब एक चार्ज Q1 प्लस का है, एक चार्ज क्या है माइनस का Q2 है, एक चार्ज क्या है बेटा प्लस Q3। ये देखिए फिर से देख लीजिए आप, क्या है, एक चार्ज बेटा आपका क्या है Q1 है, दूसरा क्या है माइनस Q2 है, तीसरा क्या है बेटा ये Q3 है। तो अब बताओ Q इनक्लोज कितना होगा, Q इनक्लोज होगा Q1, ये है माइनस का Q2 प्लस का Q3, तो Q इनक्लोज कितना हो गया बेटा Q1 प्लस Q2। और गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स कितना होना चाहिए, जितना चार्ज इनक्लोज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें। तो इनक्लोज चार्ज कितना है, देखो बेटा सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस आंसर हो गया फ्लक्स का। फ्लक्स सिंपल निकाला जाता है कि जो भी सरफेस के अंदर हो, बाहर वाला नहीं लेना है बेटा, जो सरफेस के अंदर है वही Q इनक्लोज होता है, वो पहले ऐड कर डालिए विद साइन लगाना है। क्या लगाना है, साइन लगाना है। जैसे इसका Q1 है तो Q1 लिया, इसका साइन माइनस है तो इसका बेटा माइनस लगाया, इसका टोटल ऐड कर लिया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर। ये पहला पॉइंट भी सिंपल पॉइंट है। दूसरा क्या है देखो, इफ अ चार्ज क्यूब प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। मान लीजिए एक क्यूब है, जैसे आप एक कमरे में बैठे होंगे। अब कमरे में बैठे हुए हैं तो आपको देखो सीलिंग दिखाई दे रहे होंगे, एक फेस वो है, एक नीचे आपका फर्श होगी और 4 दीवारें होंगी। 4 दीवार मतलब 4 दीवारें हैं चारों तरफ। तो उसी तरह आप क्या है, क्यूब आपका कमरा या तो क्यूब होगा या तो क्यूबाइड टाइप का होगा। क्यूबाइड मतलब घन का होगा या तो घना टाइप का होगा। तो बताइए, अब कमरे में जैसे आप अपने आप को एक चार्ज माने, क्या माने, अपने आप को एक चार्ज माने, तो कमरे के अंदर ही तो आप चार्ज प्लेस्ड हैं। तो उस पूरे कमरे में आप एक चार्ज की तरह ट्रीट किए जाएँ, तो अगर चार्ज की तरह ट्रीट किए जाएंगे तो फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट। बस भाई क्यूब क्या होता है, उसमें 6 फेसेस होते हैं, और जो सेंटर पे चार्ज क्यू है तो वो चार्ज उस क्यूब के इनक्लोज हो गया। अब इनक्लोज चार्ज हो गया तो आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो फ्लक्स निकल के चला आएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सिंपल यार, कुछ नहीं है इसमें। बस क्या कह रहा है, जो सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए आप, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। कभी कभी ये भी पूछ लेता था, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब। अब क्यूब में कितने फेस होते हैं, टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यूब में कितने फेस हैं बेटा, क्यूब में आप कमरे में बैठे हैं तो कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें, एक सीलिंग है, छत
और एक फर्श है। तो अब टोटल कितने फेस हुए, 6 फेस हुए ना। तो देखो द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस में निकालना होगा, तो टोटल फ्लक्स को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। देखो बेटा टोटल फ्लक्स को किससे डिवाइड कर दिए, 6 से डिवाइड कर दिए, तो 5/6, तो 5 डैश कितना हो जाएगा, ये देखो टोटल फ्लक्स Q/ε0 है, Q/ε0 को 6 से डिवाइड कर दिया। बस कुछ नहीं है, जो भी हमारा गॉसियन सरफेस होगा उसमें जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको क्या करेंगे, ε0 से डिवाइड कर देंगे। अलजेब्रिक समेशन लेना है चार्ज का, विद साइन लेना है, और कुछ करना ही नहीं हमको। अगला पॉइंट देखिए आप क्या कह रहा है, टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, जो अगर कोई ओपन सरफेस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो ये पहले पॉइंट हम पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। टू calculate flux through open surface, first make surface closed in such a manner that point charge comes to the entire, then apply symmetry concept। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया, देखिए आप यहाँ पे देखो, अ चार्ज Q is placed at the center of a imaginary hemispherical surface, मतलब एक देखो ये क्या है, अर्धगोला है, हेमीस्फेयर है बेटा, अर्धगोला है, अर्धगोले पे क्या है प्लस Q चार्ज रखा हुआ। अब इससे फ्लक्स जो अगर इस टाइप के केसेस में फ्लक्स निकालना हो, तो अब देखो ये एक हाफ हेमीस्फेयर, मतलब क्या है, सॉरी हेमीस्फेयर है, ये Q चार्ज रखा, अब इससे फ्लक्स निकालना। तो ऐसे केसेस में क्या कहता है, सबसे पहले सिमेट्री से इसको बंद कर दो। क्या कर दो बेटा, फर्स्ट मेक सरफेस क्लोज। अब बताओ आधा कटोरा है, उस पर चार्ज Q रखा है, अब इसको बंद करने के लिए क्या करोगे, बंद करने के लिए क्या करोगे, तुरंत इसके ऊपर एक हाफ हेमीस्फीयर और बनाओगे, तो पूरा एक हेमीस्फीयर पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। नहीं, यही कॉन्सेप्ट करना है। जो अगर आपका किसी भी हाफ सरफेस या किसी भी सरफेस पे कोई चार्ज Q रखा हुआ है, तो सबसे पहले सिमेट्री के थ्रू उसको क्या कर लीजिए बेटा, क्लोज कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप, ये एस.सी. वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या है बेटा, एस.सी. वर्मा, जो अगर आपके गाउस लॉ में पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए आप, क्लोज कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा, क्लोज कर लीजिए। तो जब क्लोज करोगे तो एक और आप हेमीस्फीयर बनाओगे। तभी देखो क्या किया गया इसमें, हमने क्या किया है, यहाँ पे किया अज्यूम एनदर सिमेट्रिकल हेमीस्फीयर। ये क्यों, एक नीचे वाला तो था ही, एक ऊपर हेमीस्फीयर आपने और बना लिया, तो ये पूरा एक क्या बन गया, स्फीयर बन गया। अब ये स्फीयर बन गया जिसको हम क्या मानेंगे बेटा, गॉसियन सरफेस मान लेंगे। अब ये पूरा क्लोज हो गया, नहीं हो गया, क्लोज सरफेस बना लिया हमने। अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे भाई, क्लोज सरफेस पे ही तो चलता है, तो क्लोज करने के लिए इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर और बना लोगे, सिमेट्री कंडीशन, सिमेट्रिकल ही बनाना है आपको। तो ये क्या है, एक क्लोज सरफेस बना दिया। अब क्लोज सरफेस जैसे बनाया नहीं बेटा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो इसके अंदर चार्ज होगा उसको ε0 से डिवाइड कर, तो पूरे हेमीस्फीयर से कितना आपका फ्लक्स पास करेगा, Q/ε0। कितना चार्ज है Q/ε0 कर देंगे। लेकिन हमें पूरे हेमीस्फीयर से निकालना कि हाफ से निकालना, हाफ से निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, 5 कैसे, जो टोटल फ्लक्स है उसको कितने, इसके 2 ही तो, एक नीचे बनेगा और एक ऊपर बनेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो Q/2ε0। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई आधा सरफेस या कोई एक पार्ट आप सरफेस दिखाई दे, तो सबसे पहले सिमेट्री के थ्रू उसको क्या कर दीजिए, पूरे को इनक्लोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, पूरे। तो देखो हेमीस्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक अनदर अज्यूम कर लिया हेमीस्फीयर, जिससे एक हमारा पूरा क्लोज सरफेस बन गया। अब इस पूरे क्लोज सरफेस से क्या किया हमने, गॉस लॉ लगा दिया। फ्लक्स कितना पास करेगा, Q/ε0, और Q/ε0 होगा। और तो ये कितने, 2 हेमीस्फीयर बन के स्फीयर बनाएंगे सिमेट्री कंडीशन से, तो कितना हो जाएगा 5 इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, टोटल फ्लक्स को 2 से डिवाइड कर दिया Q/2ε। एस.सी. वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप करके देखिए। इसी तरह ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन है NCERT का, NCERT में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और एस.सी. वर्मा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, अ चार्ज Q इज प्लेस एट द डिस्टेंस a/2, मतलब ये देखो ये चार्ज, या देखो यहाँ Q चार्ज कहाँ प्लेस है, a/2 डिस्टेंस पे, कहाँ पे, a/2 डिस्टेंस पे, अबव द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर एज ऑफ ए। मतलब क्या है, एक चार्ज Q a/2 डिस्टेंस पे एक स्क्वायर प्लेट के ऊपर प्लेस्ड है। एक स्क्वायर प्लेट है बेटा, उसके जिसकी साइड कितनी स्क्वायर प्लेट की, देखो ये है, इससे कितनी डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज कितना प्लेस्ड है, Q चार्ज प्लेस्ड है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, इसको सिमेट्री से बंद करेंगे। क्या करेंगे, सिमेट्री से बंद करेंगे। अब सिमेट्री से बंद करने, मान लीजिए आप कमरे में बैठे हुए फर्श पे, अब आपको बंद करना है तो सारी चारों दीवारें बनानी पड़ेंगी, और एक क्या बनानी होगी, छत बनानी होगी, तभी तो आप उसके अंदर इनक्लोज हो जाएंगे। तभी देखो क्या किया गया,
फर्स्ट मेक द सरफेस क्लोज बाई 5 स्क्वायर। आप 5 स्क्वायर बनाओगे तो एक इस साइड बनाओगे, एक इस साइड बनाओगे, एक इस साइड बनाओगे, एक इस साइड, तो बन क्या जाएगा बेटा, बन जाएगा एक क्यूब बन जाएगा। एक पूरा क्लोज करोगे, जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपको क्लोज करना है तो पूरा कमरा बनाना पड़ेगा। जैसे रोड पे खड़े हैं तो कहाँ आप क्लोज हैं, तो आपको क्लोज करना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 5 और सरफेस बनाने पड़ेंगे, और 5 सरफेस और बनाने पड़ेंगे, छत बनानी पड़ेंगी, 4 दीवारें बनानी पड़ेंगी, तब आप इसके अंदर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सिमेट्री कंडीशन तभी क्या दिया है, फर्स्ट मेक द सरफेस क्लोज बाई 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर के थ्रू क्लोज कर दिया। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, ये चार्ज क्यू किसके अंदर प्लेस्ड है, एक क्यूब के अंदर प्लेस्ड, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसने एक फेज से पूछा है, क्या पूछा था, इसी फेज से, तो कितने फेसेज हैं इसमें, 6 फेसेज हैं। बाई सिमेट्री फ्लक्स थ्रू ईच स्क्वायर प्लेट, तो फाई डैश क्या होगा, फाई ई अपॉन 6 से डिवाइड कर देंगे, तो फाई ई कितना है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया, क्यू अपॉन 6 ऑप्शन। इसी दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे हमने एक पॉइंट लिख दिया है, दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे क्या कर दिया बेटा, एक पॉइंट नोट डाल दिया है। मीन क्या किया गया, देखो हेमी स्पेयर में क्या था, जब हेमी स्पेयर में हम क्लोज कर रहे थे तो एक और हेमी स्पेयर कहाँ गया, देखो ये हेमी स्पेयर में जब क्लोज किए थे तो बेटा, तो एक हमें एक हेमी स्पेयर बनाना पड़ा था, तो क्या हुआ था, टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकला था, एक हाफ हेमी स्पेयर से 2 से डिवाइड किए थे। जब हमने स्क्वायर प्लेट के थ्रू निकाला तो सबसे पहले एक क्यूब बनाना पड़ा हमें, तो टोटल फ्लक्स निकाल लिया है कितना बेटा, हम लोगों ने कितना निकाला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक फेज से निकाला, 6 से डिवाइड किया। तो इसी से रिगार्डिंग मैंने एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, देखो इन केस ऑफ क्लोज्ड सिमेट्रिकल बॉडी, क्या क्लोज्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, विद चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, जो उसके सेंटर पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो कहाँ पे होना चाहिए चार्ज, देखो सेंटर पे होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद ईच हाफ विल बी, जो अगर 2 ही बनाए हैं हेमी स्पेयर में तो क्या हो जाएगा, फाई अपॉन 2 हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन जो अगर क्लोज करने के लिए हमें n आइडेंटिकल फेस चाहिए, जैसे हमारा स्क्वायर में कितने फेस चाहिए थे, 6 फेस, मतलब एक तो था ही, 5 और चाहिए था, टोटल कितने हो गए थे, 6, तो हमने क्या डिवाइड किया था, देखो देखो इससे 6 से डिवाइड किया था। लेकिन जो अगर बंद करने के लिए हमें n आइडेंटिकल फेस चाहिए होंगे, कितने चाहिए, मान लो n अष्टभुज बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, तो जितने ज़्यादा हमें फेसेज चाहिए होंगे, कितने होंगे बेटा, जितने ज़्यादा हमें फेसेज चाहिए होंगे, जितने उनके जो नंबर होंगे वो एक फेस से निकालने के लिए उसको n से डिवाइड कर देंगे। तभी देखो क्या लिखा हो, इफ द सिमेट्रिकल कोज्ड बाई has n identical faces with point charge at its center, flux linked with each face will be phi upon n। हेमीस्फीयर में 2 थे और आपका स्क्वायर प्लेट में जब क्यूब बनाया था तो 6 थे, इसलिए उसमें 2 से डिवाइड किया गया था एक फेस के लिए, इसमें 6 से डिवाइड, अगर 8 होंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, 10 होंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे होंगे वैसे करते चले जाएंगे बेटा। अब और भी क्वेश्चंस हैं, देखो हमारा जो अगर यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कैसा हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, कैसा चार्ज हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब देखो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लेंथ का है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तभी देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm, इसकी रेडियस जो अंदर वायर है उसकी रेडियस कितनी 1 mm, द चार्ज पर सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ आर, मतलब इसका 1 सेंटीमीटर का चार्ज कितना है बेटा, देखो क्यू दिया हुआ है, क्यू अनदर सिलेंडर है रेडियस, और एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है, यहाँ 1 मीटर लिख गया नहीं, ये 50 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 50 कर लीजिए, 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर, लेंथ थी इसकी 1 मीटर, रेडियस कितनी 50 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा कह रहा है कि ये एक लॉन्ग वायर है, ये कैसा वायर है, ये एक लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली इसके लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 1 सेंटीमीटर का चार्ज कितना बोला गया इसने, 1 सेंटीमीटर का चार्ज उस पर लिखा क्वेश्चन में क्यू कूलम। तो कह रहा है कि एक गॉसियन सरफेस से सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर जो बना है जिसकी रेडियस कितनी 50 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी 100 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इससे कितना फ्लक्स पास करे। तो जो अगर बेटा हमको इस बड़े वाले सिलेंडर से फ्लक्स निकालना है तो इस बड़े वाले सिलेंडर के अंदर जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। तभी देखो फाई क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस आउटर सिलेंडर है और ये चार्ज आपके इनर सिलेंडर पर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 1 सेंटीमीटर का चार्ज कितना है क्यू, गॉसियन सरफेस का जो सिलेंडर है वो किसकी लंबाई कितनी है बेटा, देखो 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ 100 सेंटीमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यू है तो 100 सेंटीमीटर का क्या होगा, 100 क्यू हो जाएगा,
कितना हो जाएगा बेटा 100 क्यू, तो 100 क्यू लिखा हुआ। तो फाई ई क्या होता है, फाई होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बड़े वाले सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जो अंदर चार्ज है वही देखेंगे। अब अंदर चार्ज कितना है, 1 सेंटीमीटर का क्यू है, तो 100 सेंटीमीटर का कितना हो गया बेटा 100 क्यू हो गया। तो फाई ई निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हो गया 100 क्यू, उसको किससे डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, बस सिंपल। क्या है, बड़े वाले सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, 100 सेंटीमीटर लंबाई केवल बड़े वाले सिलेंडर के अंदर है, 1 सेंटीमीटर का कितना है क्यू, तो 100 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा बेटा 100 क्यू, 100 क्यू को एप्सिलॉन से डिवाइड कर दे। सिमिलरली एक क्वेश्चन और किया है, देखो ये मान लिया कि एक हमारा क्या है बेटा स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, वही चार्ज है 1 सेंटीमीटर का क्यू, 1 सेंटीमीटर का कितना है बेटा क्यू है। तो बताओ अब स्पेयर के अंदर कितना सेंटीमीटर आ रहा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यू है, तो 20 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बेटा क्यू इन 20 सेंटीमीटर का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 क्यू। और फाई कैसे निकालते हैं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ बताओ ये स्पेयर के अंदर कितना चार्ज है बेटा 20 क्यू, और 20 क्यू किससे डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, बस। तो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा गॉसियन सरफेस बना होगा कहेगा इससे फ्लक्स बताओ, तो उसके अंदर जो भी चार्ज हो या तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या तो सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। तो जितना इस गॉसियन सरफेस, ये वाला जो बड़ा सिलेंडर है ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर जितना भी चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका टोटल चार्ज हमने निकाल लिया और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ तक है, इसकी रेडियस 10 है, तो ये टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यू है तो 20 का 20 क्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया। अब इसी तरह एक देखो क्वेश्चन और आया मैंने किया है, क्या है क्वेश्चन देखो बेटा, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इनसाइड अ गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस है, देखो इसमें 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो जानते हो इसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, इसी को तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने क्लास में भी पढ़ाया था। तो एक -q + q 2l पे है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल है। तो क्या कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इनसाइड अ गॉसियन सरफेस, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है बेटा प्रेजेंट है। तो कह रहा है कि नेट फ्लक्स निकालो। तो सबसे पहले नेट फ्लक्स निकालने के लिए फाई क्या होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसको ऐड करके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ क्या, इसका ये देखो -q + q, देखो लिखा -q + q, अब दूसरे का -q + q, तीसरे का भी -q + q। इस तरह जब टोटल चार्ज हमने निकाला तो कितना हो गया बेटा 0 हो जाएगा। जब टोटल चार्ज ही 0 है तो यहाँ क्यू इनक्लोज कितना है सरफेस के अंदर 0, सब अलजेब्रिक समेशन किया तो टोटल चार्ज कितना है 0 है। तो फाई कितना हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स कितना हो गया 0 हो गया, सिंपल। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो ये हमने किया है ये क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ये क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। मतलब एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना है 2.4 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी बेटा 1.2 मीटर। चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर। देखो एक बात यहाँ पे आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखनी है, वो पॉइंट आप लिख लीजिए। जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे, क्या देंगे बेटा कंडक्टर को, कंडक्टर मतलब मेटल को, जब भी किसी मेटल को चार्ज देंगे तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, देखो सरफेस पे चार्ज, +q चार्ज सरफेस पे हमने बनाया, अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, अंदर मेटल के अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, इसको याद कर लीजिए। जब भी किसी, जैसे मान लीजिए आप सोने की कोई प्लेट है उसको चार्ज दोगे तो चार्ज हमेशा उस प्लेट के सरफेस पे जाएगा, इनसाइड चार्ज 0 रहेगा। इस पॉइंट को आप फिर से सुन लीजिए कि जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे, कंडक्टर को चार्ज देंगे तो टोटल चार्ज बेटा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इनसाइड द उसके अंदर चार्ज कितना होगा 0। मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, अब इस रूम में जो अगर हम चार्ज दें तो चार्ज पूरे रूम में नहीं फैलेगा, कहाँ फैलेगा, जो अगर मेटल से बना होगा तो केवल दीवार पे फैलेगा, वो भी बाहर वाली दीवार पे, इनसाइड नहीं रहेगा, बाहर वाली दीवार पे आएगा चारों तरफ। और क्या होगा, छत के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इनसाइड चार्ज कितना रहेगा 0 रहेगा। हालो केस में भी, मतलब खोखले केस में भी यही होता है और कंडक्टर के केस में भी यही होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया है, एन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस 2.4 मीटर है,
और उसको चार्ज डेंसिटी कितनी 80 माइक्रो। जब इसको चार्ज दोगे तो क्या होगा बेटा, चार्ज देखो कहाँ बनाया सर, इसके बाहर बाहर प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, तो चार्ज कहाँ पे दिखाया गया बेटा, चार्ज बाहर दिखाया गया। तो तुमको निकालना क्या, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर। अब चार्ज कहाँ पे इसके स्फीयर है तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, सरफेस पे। अब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। और टोटल चार्ज क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्यू, क्या फार्मूला लगाएंगे, तो कुछ सरफेस, जैसे हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ना था, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूम मास, तो यहाँ पे चार्ज कहाँ जा रहा है, स्फीयर के सरफेस पे जा रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, नहीं जैसे वहाँ कहते थे टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। तो सिग्मा निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया करेंगे। अब टोटल चार्ज कितना है निकालने के लिए क्यू, एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा इंटू टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ बेटा चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है 80 माइक्रोकूलम, तो 80 माइक्रोकूलम लिखिए। अब ये स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। आर की वैल्यू कितनी है, जो अगर उसकी रेडियस डायमीटर 2.4 था तो रेडियस 1.2 पुट कर लेंगे तो आपको टोटल चार्ज निकल आएगा। तो यहाँ पे आपको दो बातें बहुत ही ध्यान से याद रखनी है। कौन सी दो बातें हैं, पहली बात ये याद रखनी है कि जब भी किसी भी आप कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, उसके सरफेस पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सरफेस पे। इनसाइड चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा। दूसरा भी पॉइंट निकालना था, व्हाट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब लीव किससे, इससे कितना सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव करेगा, तो सबसे पहले देखो एक डॉटेड लाइन दिखाई, पहले एक गॉसियन सरफेस निकाला, और गॉसियन सरफेस से क्या होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू दो हमने निकाल लिया है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। अब नोट पॉइंट ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को हम लोग जरूर करेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव होता है। इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है, निगेटिव। देखो यहाँ पे पॉइंट भी लिख दिए हैं, इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है बेटा, निगेटिव। जब भी फ्लक्स इंटर करेगा तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, निगेटिव मान के। किसी सरफेस में जब फ्लक्स क्या जाएगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा तो उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव। और आउटगोइंग फ्लक्स क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। और टोटल फ्लक्स हमेशा क्या आता है, 0 आता है। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया, क्या समझाया, देखो यहाँ पे एक मैंने क्या लिया है, सिलेंडर लिया है। क्या लिया है, सिलेंडर। यहाँ पे 3 फेसेस हमने दिखाए, एक ये फेस 1, एक फेस बेटा ये 2, और एक फेस ये वाला कौन सा बेटा 3। देखो एक ये प्लेन सर फेस है, एक बेटा ये कौन सा फेस है 2 है, और एक 3 फेस है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर मान ली हमने, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताओ इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा। एरिया वेक्टर मैंने कहा था सरफेस से आउटवर्ड होता, तो ये देखो एरिया वेक्टर लिखा A1। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर बनाएंगे बेटा, इसकी तरफ A2, और कर्व वाले का एरिया वेक्टर किधर बनाया बेटा, A3 बनाया। तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे एज्यूम किया है, और एरिया वेक्टर बेटा इसका इधर है, तो थीटा कितना आ गया 180। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इधर है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। इसका कर्व वाले का एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही माना गया है इस क्वेश्चन में, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। तो इनकमिंग फ्लक्स कहाँ से जाएगा, इनकमिंग फ्लक्स फेस 1 से, यहीं से तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है देखो, तो यहाँ से इनकमिंग फ्लक्स होगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आउटगोइंग, और इधर से निकलना होगा तो इधर से भी आउटगोइंग होगा। तो देखो यहाँ फाई ई क्या कहेंगे, ई डॉट A1। अब यहाँ पे ई और A1 के बीच कितना एंगल 180, तो ई ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई A1 कॉस 180 डिग्री लिखेंगे। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, माइनस होती, तो माइनस ई A1 लिख दिया। अब यहाँ पे बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ई है, और एरिया वेक्टर भी किधर है E2, और यहाँ से फ्लक्स क्या करेगा, आउट करेगा। यहाँ से फ्लक्स क्या इनकमिंग कर रहा है, यहाँ से फ्लक्स बेटा क्या कर रहा है, आउटगोइंग जा रहा है। तो आउटगोइंग फ्लक्स लिखेंगे तो फाई 2 क्या लिखेंगे, ई डॉट A2, और यहाँ पे आउटगोइंग कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। वो यहाँ पे 0 डिग्री लिखना था, गलती से 180 डिग्री हो गया बेटा, इसको सही कर लीजिए। देखो यहाँ थीटा 0 है, आउटगोइंग, यहाँ पे ई डॉट A2, तो यहाँ ई A2 कॉस 0 डिग्री होना चाहिए था। कितना होना चाहिए बेटा, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू ये सही करिए, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री आएगा, कितना आएगा बेटा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तभी यहाँ पे लिखा ई A2, ये गलती से लिख गया है। देखो यहाँ पे एंगल कितना है, ई और A2, और थीटा 0 डिग्री है,
तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पे 180 डिग्री था, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री था, तो 0 कर लीजिए आप यहाँ पे cos 0 डिग्री। और E_A2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, इसीलिए E_A2 आएगा, ये यहाँ पे 0 डिग्री करना है आपको। φ3 निकालें, जो अगर φ3 निकालें तो बेटा क्या है, एरिया वेक्टर ऊपर A3 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90, तो देखो φE3 कितना लिखा E_A3, φ3 निकालेंगे E_A3 cos 90 की वैल्यू 0। तो ये नोट पॉइंट आप याद कर लीजिए एग्जाम्पल। नोट पॉइंट कौन कौन से, इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है बेटा नेगेटिव, इसको लर्न कर लीजिए आप। इनकमिंग जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा सरफेस में वही हम इनकमिंग फ्लक्स बोलेंगे, और वो फ्लक्स कैसा होता है बेटा नेगेटिव। और आउटगोइंग फ्लक्स क्या निकालते हैं हम लोग, पॉजिटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जहाँ से फ्लक्स लीव करेगा उसको हम कैसा फ्लक्स कहेंगे, पॉजिटिव। याद करिए, जो अगर इनकमिंग फ्लक्स कहेगा तो नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स कहेगा तो पॉजिटिव साइन लगाइएगा, क्या लगाइएगा बेटा पॉजिटिव। जो अगर फ्लक्स कहेगा इंटरिंग कहेगा तो नेगेटिव साइन। फ्लक्स लीव करेगा, लीव मतलब निकल रहा है या आउट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे। और टोटल फ्लक्स निकालें तो φ1 + φ2 + φ3, तो वो है -E1, देखो ये कितना है -E1 इनकमिंग, आउटगोइंग कितना हो गया E2 और एक 0, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा 0 डिग्री। तो आप याद रखिएगा टोटल फ्लक्स भी कितना होता है 0, हम लास्ट क्लास में बताए थे। जब भी किसी भी सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्रेजेंट करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमेशा कितना निकलेगा 0 डिग्री। तो इसका हम क्वेश्चन लगाने में यूज करेंगे। इनकमिंग फ्लक्स होगा तो निगेटिव लेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और टोटल जितने भी सरफेस होंगे उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। टोटल फ्लक्स कितना होगा 0। अब देखो हमने एक क्वेश्चन इसी से बेस्ड किया है, क्वेश्चन आप पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लीविंग ऑन अ इनक्लोज सरफेस इज φ1 एंड φ2, मतलब इंटर कर रहा है फ्लक्स वो है φ1 और जो लीव कर रहा है वो क्या कर रहा है φ2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो पहले टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। वो कह रहा है कि कितना आपका चार्ज उसके अंदर होगा। इंटरिंग फ्लक्स कितना है φ1, मतलब जो उसके अंदर एंटर कर रहा है इनकमिंग हो रहा है, और आउटगोइंग कितना है बेटा φ2, और कह रहा है टोटल चार्ज निकालो। तो सबसे पहले टोटल फ्लक्स निकालें तो इंटरिंग वाले को क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, -φ1। आउटगोइंग वाले को क्या लिखेंगे बेटा +φ2। तो टोटल फ्लक्स हो गया -φ1 + φ2। अब गाउस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स फाई क्या होता है Q इनक्लोज अपॉन ε0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया बेटा, टोटल फ्लक्स है φ2 - φ1 अपॉन Q इनक्लोज अपॉन ε। अब Q इनक्लोज निकालना तो ε0 इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगाने में हम लोग यूज कर लेंगे कि जो अगर इंटरिंग फ्लक्स कहेगा तो नेगेटिव लगाना, आउटगोइंग फ्लक्स कहेगा तो पॉजिटिव निकालना, टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा 0 होगा। ओके बेटा, आगे की बात करें, ये है क्वेश्चन हमारा एक और। हेमीस्फीयर बॉडी ऑफ रेडियस आर, एक हेमीस्फीयर बॉडी है जिसकी रेडियस आर है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस फील्ड। पहले क्या है पैरेलल टू द बेस। देखो जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये बेस है ना बेटा, ये बेस, ये हेमीस्फीयर का क्या है बेस। कह रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल हो तो बताओ कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। और एक कह रहा परपेंडिकुलर हो। अब बेस देखो बेटा, बेस यही है और बेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इधर। जो कह रहा परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स क्या निकलेगा, मतलब एक हेमीस्फेरिकल बाउल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक बार बेस के पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, और एक बार बेस के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या होगा। तो देखो बेटा अब इसमें कितने सरफेस हैं, एक ही हमारा प्लेन सरफेस है और एक कौन सा सरफेस है बेटा, ये कर्व्ड सरफेस है। एक हमारा प्लेन सरफेस है और एक हमारा ये जो घूमा हुआ है ये कर्व। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई कर्व वाला प्लस फाई प्लेन वाला। और टोटल फ्लक्स हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है 0। तो देखो 5 कर्व प्लस 5 प्लेन कितना लिखा मैंने 0। टोटल फ्लक्स हमेशा कितना पास करेगा 0। तो 5 कर्व प्लस 5 प्लेन कितना हो गया 0। अब कर्व के थ्रू हमें निकालना है तो प्लेन वाला देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा कितना है, इधर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब बताओ इस प्लेन वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, एरिया वेक्टर तो ऊपर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री है तो 5 प्लेन वाला क्या हो जाएगा E.dA। अब E.dA और एंगल कितना है cos 90 तो 0। तो अब हमने प्लेन वाला पुट कर लिया यहाँ, 5 कर्व्ड प्लस 5 प्लेन 0 इक्वल टू 0। तो 5 कर्व्ड क्या हो जाएगा 0। ये पहले का सोल्यूशन हो गया। अब दूसरे एक सोल्यूशन जैसे निकालना है तो अब भाई टोटल फ्लक्स निकालना है। इसमें एक प्लेन सरफेस है और एक कौन सा है बेटा, ये कर्व सरफेस है। तो 5 कर्व्ड प्लस 5 प्लेन, 5 टोटल कितना है 0। तो
जीरो होता ही है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल तो जीरो ही आएगा। तो 5 कर्व्ड प्लस 5 प्लेन कितना हो गया, जीरो। अब देखो बेटा यहाँ प्लेन वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेस के परपेंडिकुलर, बेस तो ऐसा था तो परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। और इसका एरिया वेक्टर, इस प्लेन वाले का एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर बेटा ऊपर डी ए हो जाएगा। तो इसको हम जो लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 प्लेन निकालेंगे ई डी ए। अब 5 प्लेन क्या है, क्योंकि एक एलिमेंटल लिया है पूरे सरफेस के लिए, इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, ई डी ए कॉस, यहाँ पे थीटा कितना दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जीरो। एरिया वेक्टर फिर से चाहे आप देखिए, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है, तो ई डी ए कॉस 90, तो 5 प्लेन कितना हो जाएगा, ई डी ए। अब यहाँ पुट कर लिया बेटा, 5 कर्व प्लस 5 प्लेन, टोटल तो जीरो ही होता है। तो 5 कर्व्ड निकालना है तो 5 प्लेन क्या हो जाएगा, ई, और डी ए मतलब जो इसकी रेडियस आर है, तो प्लेन वाला ये क्या, ये सर्कल ही तो बनेगा। तो सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दिया। 5 कर्व प्लस 5 प्लेन, प्लेन का कितना है बेटा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर जीरो। तो 5 कर्व्ड कितना निकल आएगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, इनकमिंग फ्लक्स कितना होता है, नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। और टोटल फ्लक्स क्या होता है, किसी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस प्रेजेंट किया जाएगा, जीरो। उससे हम लोग सरफेस देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक होमवर्क करिएगा आप लोग, ये वाला होमवर्क करिएगा। हालो सिलेंडर है, अ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट, मतलब यहाँ पे ये हालो सिलेंडर है, जिस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, कितना है देखो, हालो सिलेंडर है या चार्ज क्यू प्लेस्ड विद इन इट, तो यहाँ क्यू चार्ज प्लेस्ड। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट में एसोसिएटेड विद कर्व सरफेस, ये कर्व वाला, जो कर्व वाला सरफेस है, ये वाला, ये कर्व सरफेस माने जाएंगे। ये जो बी वाला सरफेस है, इसको क्या कहेंगे, कर्व सरफेस। ए और सी वाले कौन से सरफेस, ये प्लेन सरफेस। तो कह रहा है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी, मतलब ये बी वाले सरफेस से जो फ्लक्स कितना निकल रहा है, फाई निकल रहा है। तो कह रहा है कि इन प्लेन सरफेस, इन प्लेस सरफेस से ए और सी से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, इसका फ्लक्स निकालोगे, इसका फ्लक्स निकालोगे, इसका मतलब फ्लक्स फाई सी निकालोगे, सी वाले सरफेस का फ्लक्स निकालोगे, ए वाले सरफेस का फ्लक्स निकालोगे, और बी वाले सरफेस का फ्लक्स निकालोगे। उसको किसके इक्वल कर दोगे, जीरो के इक्वल कर दोगे। किसके इक्वल कर दोगे, जीरो। फिर इसका एरिया वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड करके सॉल्व करना। इन चारों ऑप्शन में ए, बी, सी और डी में से कोई आएगा। जो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हमको भेजिएगा, मैं बताऊंगा। तो बेटा आज हमने क्या किया, आपको आज मैंने गाउस लॉ के बारे में बताया कि गाउस लॉ क्या है, फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए उसके अंदर जो भी चार्ज इंक्लोज्ड होता है, उस चार्ज इंक्लोज को 1/ε0 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अभी हमने गाउस लॉ का डेरिवेशन नहीं किया है, प्रूफ नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम सॉलिड एंगल पढ़ाएंगे। सॉलिड एंगल क्या है, उससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल लेंगे। फिर जब सॉलिड एंगल पढ़ा लेंगे तो गाउस लॉ का डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, गाउस लॉ का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले आज केवल फ्लक्स निकालना सीखिए, और कुछ क्वेश्चंस आपको हम भेज देंगे, 15-20 क्वेश्चन, जिनसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। और फिर जो भी क्वेश्चन ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए स्क्रीनशॉट ले करके या क्वेश्चन, और उसको हम सोल्यूशन सहित आपके पास भेजेंगे। आज की क्लास बेटा कंप्लीट हो गई। थैंक यू बेटा, थैंक यू।